गोंडा जनपद मुख्यालय पर स्थित टाउन हॉल में 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम का आयोजन कृषि विभाग द्वारा किया गया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्र एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर जिला समन्वयक जिला विज्ञान क्लब डॉक्टर रेखा शर्मा ने किया। इस अवसर पर कृषि विभाग, उद्यान, रेशम विभाग सहित अन्य विभागों ने मिलेट्स पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी के माध्यम से आम जनता एवं किसानों को मिलेट्स के महत्व एवं इसकी खेती की विस्तृत जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम में डॉक्टर राम लखन सिंह, डॉक्टर रेखा शर्मा, उप कृषि निदेशक प्रेम कुमार ठाकुर, जिला कृषि अधिकारी जगदीश प्रसाद, जिला गन्ना अधिकारी सुनील कुमार सिंह, उप निदेशक रेशम RN मल्ल, भूमि संरक्षण अधिकारी पारसराम, जिला उद्यान अधिकारी पारसनाथ, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी SS चौधरी, भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विद्याभूषण द्विवेदी, प्रगतिशील किसान OP पांडे आदि अधिकारियों ने मिलेट्स की खेती, मिलेट्स का स्वास्थ्य संबंध विषय पर प्रकाश डालते हुए सावा, कोदो, बाजरा, रागी, ज्वार, ग्वार की फली, काकुन आदि मोटे अनाजों को दैनिक जीवन में भोजन में शामिल करने के लिए लोगों को उत्प्रेरित किया। अब रागी पेशन करते हैं जहाँ कैल्शियम की कमी होती है, तो रागी फसल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने ये भी बताया आपको कि बहुत सारी कंपनियां सुपर बेबी फूड के रूप में भी इसको आप तक पहुंचाती हैं। तो आप जानते हैं सुपर बेबी फूड के रूप में बहुत बच्चे इसका सेवन करते हैं, तो वो उत्पाद बहुत महंगा पड़ता है। अगर आप स्वयं उत्पादित करके इसका सेवन करें तो कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। आप ये भी जानते हैं कि कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां का भी सेवन 1 महीने ज़्यादा करते हैं तो वहाँ भी आपको दिक्कत होती है। तो हम इसका सेवन हमेशा करें तो हमारी हड्डियां मजबूत होंगी। और इसकी कमी से आप जानते हैं कैल्शियम की कमी से मरीजमंद बच्चों में बीमारी हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है। तो इसमें बहुत सारी बीमारियाँ हमारे शरीर में हो जाती हैं। इससे बचाव के लिए हम इसका सेवन अवश्य करें। तो हमने ये बताया था कि इसका जो उपयुक्त समय होगा इसकी बुआई का 15 जून से 15 जुलाई। जब मानसून हमारे यहाँ 15 से 20 जून तक आता है, उस समय अगर हम बुआई कर लेते हैं तो आप फसल की अवधि 2.5 से 3 महीने की है, उसमें फसल का उत्पादन अच्छा मिल जाता है। अलग से हमें अगर सामान्य वर्षा होती है तो अलग से हमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका बीज की मात्रा होगी 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जब हम इसकी रोपाई करते हैं, रागी की फसल की आप रोपाई भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर इसकी मात्रा बीज की 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी। इसकी नर्सरी पौधशाला तैयार करते हैं। पौधशाला में 1 महीने की फसल होने पर इसकी रोपाई करते हैं। तो इस तरह से आप किसान भाई करते हैं तो इसका उत्पादन अच्छा मिलता है। और जब आप रोपाई करते हैं तो उसमें लाइन से लाइन की दूरी और पौध से बीज की दूरी का आप ध्यान रखते हैं। तो लाइन से लाइन की। डॉक्टर साहब, आपने इतने विस्तार से मिलेट्स फसलों के उत्पादन तकनीक पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों बहनों, हमारे बीच में मंच पर आदरणीय श्री विद्याभूषण द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा पधार चुके हैं। आदरणीय उप कृषि निदेशक महोदय से अनुरोध है, कृपया महोदय का बुके भेंट कर स्वागत करने का कष्ट करें। अब मैं LVS PG कॉलेज की
बॉटनी डिपार्टमेंट की परम सम्मानीय डॉक्टर रेखा शर्मा मैम से अनुरोध करूंगा कि कृपया आज के आयोजन के विषय में अपना मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन देने की कृपा करें। रेस्पेक्टेड मैम। आज उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगणों का, उप निदेशक कृषि प्रेम कुमार ठाकुर जी का, सदर एसडीओ शिव शंकर चौधरी जी का, किसान मोर्चा अध्यक्ष श्री विद्याभूषण द्विवेदी जी का, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जो अभी बहुत धारा प्रवाह आपको ज्ञान दे रहे थे, डॉक्टर राम लखन सिंह जी का, भूमि संरक्षण अधिकारी श्री पारस राम जी का, प्रगतिशील किसान ओपी पांडे जी का, यहाँ उपस्थित सभी किसान भाई बहनों का, गोंडा जनपद के विभिन्न सुदूर भागों से आए हुए सभी सम्मानित नागरिकों का, मीडिया बंधुओं का मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं कहना चाहूँगी कि आज हम सभी का यह सौभाग्य है कि इतने प्रासंगिक विषय पर हम अपने ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज भारत पूरे विश्व को एक पाठ पढ़ा रहा है कि मोटे अनाज की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और हमारे पोषण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने प्राचीन काल को याद करें, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, मात्र 50 साल पीछे के इतिहास को अगर हम देखें तो सभी के घर में मोटा अनाज हर साल आता था और ज़्यादातर मोटा अनाज घर में बनाया जाता था। अधिकतर गेहूं की रोटी तभी बनाई जाती थी जब कोई मेहमान आया करते थे। ये सामान्य घरों की बात मैं बता रही हूँ। धीरे धीरे हमने पश्चिमीकरण को कुछ इतना अपनाया और गेहूं की खेती पर इतना ध्यान दिया कि आज हम चावल और गेहूं तक ही सीमित होकर रह गए, जबकि हमारा शरीर सारे तत्वों की मांग करता है। क्योंकि मैं साइंस की हूँ तो मैं बताना चाहूँगी कि ऊर्जा का स्रोत, हमारी ग्रोथ के लिए प्रोटीन का स्रोत, विटामिन का, मिनरल्स का, फैट का, सभी चीज की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। और हमें विविधता के साथ, जिस प्रकार मैं ऐसे समझाना चाहती हूँ आपको, क्योंकि मैं बॉटनी डिपार्टमेंट की हूँ तो पेड़ पौधों को ही मैं पढ़ाती हूँ, उसी का एक पार्ट एग्रीकल्चर भी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में आज वृक्ष लगाओ प्लांटेशन के नारे दिए जा रहे हैं और जिस क्षेत्र में जितनी ज्यादा विविधता होती है वह क्षेत्र प्रकृति की दृष्टि से सबसे समृद्ध कहा जाता है। पूरे विश्व में भारतवर्ष भी हमारा हॉट स्पॉट में 10th रैंक पर स्टैंड करता है हमारा भारतवर्ष। तो जिस प्रकार विविधता को समृद्धि का द्योतक मानता है हमारा प्रकृति, उसी तरह मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीजों की आवश्यकता होती है। और जो मोटे अनाज पहले हमारे घरों में हमारे रसोई की शोभा बढ़ाते थे, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे, बाजरा, चावल और ग्वार की फली, जो आज परंपरागत रूप में हम नहीं खाते हैं, जबकि पहले ये परंपरागत हुआ करते थे। और चूंकि हम सभी जितने भी एनिमल की आप बात कर लीजिए, देख लीजिए, आप जो भी आप फोडर के रूप में पशु को देते हैं वह भी मोटे अनाज से ही संबंधित फैमिली को बिलोंग करता है। ये इतनी ताकत है जो हमें सदैव स्वस्थ, हमारे शरीर को सदैव स्वस्थ रखता है, हमारे इम्यून पावर को, रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। और यदि हम केवल गेहूं का बहनों से यहाँ निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपके घर में गेहूं की रोटी बनती है तो गेहूं का आटा जब आप चालने के बाद चोकर में देख लें, कोई
फॉरेन बॉडी कोई कंटामिनेशन अगर नहीं है तो उस कंटामिनेशन को बाहर निकाल दें, लेकिन चोकर को पुनः उसी आटे में मिला दें, क्योंकि उससे हमें फाइबर मिलता है। हमारे पाचन, जब हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है तो हमारी आंत में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, हमारी सेल इस तरह ऐसे वाइब्रेट करती है और मोटे अनाज हमारे एलिमेंट्री कैनाल में रफेज का काम करते हैं, रेसे का काम करते हैं, जिससे हमारा पाचन बढ़ जाता है। और जबकि जब हम चिकना अनाज खाएं, जैसे बहुत महीन, जो लोग रोज होटल की रोटियां खाते होंगे, मैदे की रोटी खाते हैं या पिज्ज़ा या वेस्टर्न फूड पर विश्वास रखते हैं, देखिए वो 30 साल के बाद डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हैं। और हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है उसने पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया है कि हमारा इम्यून पावर दुनिया में सबसे बढ़ करके है। कोरोना काल में कोविड के दौरान जिस तरह हम इसीलिए बच गए क्योंकि हम प्रकृति के साथ संवेदनशील बनकर चले और प्रकृति को हमने सदैव महत्व दिया है, विविधता को हमने सदैव महत्व दिया है। विभिन्न प्रकार के अनाज हमारे भोजन में शामिल हैं और हम तो ये कहेंगे कि हमारे जितने ऋषि मुनि थे वो सभी साइंटिस्ट थे। उन्होंने पेड़ पौधों को, जंतुओं को, अनाज को, सभी को हमारे धर्म से जोड़ा। अभी कुछ ही दिन पहले हमने छठी का व्रत रखा था और उसमें आप जानते हैं कि हम कौन सा चावल खाते हैं, तिल्ली का चावल खाते हैं। तो तिल्ली का चावल परंपरागत नहीं है, लेकिन साल भर में एक बार खाने के लिए उसे धर्म से जोड़ दिया गया। ये सभी हमारे पौष्टिक आहार हैं, इनको जरूर लेना चाहिए। और आज हमारी गवर्नमेंट ऐसे अनाज के प्रति सचेत हो चुकी है। इनके प्रोडक्शन के लिए हमारे वैज्ञानिकों को मोटिवेट किया जा रहा है, किसान भाइयों को मोटिवेट किया जा रहा है। जब हम मोटा अनाज अपने देश में ही नहीं दूसरे देशों में भी हम सप्लाई करने लगेंगे लॉट अमाउंट में, लार्ज स्तर पर, तो हमारा भारतवर्ष पूरे विश्व को स्वस्थ करने का भी अग्रणी देश बन जाएगा। जैसे अभी चंद्रमा के दक्षिणी सिरे पर पहुंचने वाले हम विश्व के पहले देश बन चुके हैं। आज भारत द्रुत गति से विकास कर रहा है, प्रत्येक दिशा में विकास हो रहा है। कोई नहीं कह सकता कि अब भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने में कोई रोक सकता है, क्योंकि आज भारत जाग चुका है। आज भारत का हर निवासी जाग चुका है और सभी लोग मिल करके भारत को समृद्ध बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे। और स्वस्थ बनाने के लिए हमें मिलेट्स की ओर जाना ही होगा, क्योंकि यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है और जितने भी पौष्टिक तत्व हमें चाहिए, जितना हमारे जो आजकल हम खा रहे हैं उससे ज्यादा मिलेट्स में है, मोटे अनाज में है। और हमने क्या किया, पश्चिमीकरण का ऐसा अंधाधुंध हमने अनुसरण किया कि हम मोटे अनाज को उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे। हम समझने लगे गरीबों का खाना है, अमीरों का खाना तो चावल बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत महीन पिसा हुआ मैदे जैसा गेहूं हमारा आहार है। ये गलती हमने कर दी, जबकि मिलेट्स हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अभी कुछ ही दिनों बाद देखिए दीपावली आएगी। दीपावली में कांद की सब्जी खाई जाती है। देखिए फिर मैं विज्ञान से जोड़ रही हूँ, कांद की सब्जी को देखिए धर्म से जोड़ा गया कि साल भर में एक बार खा लोगे तो तुमको इतना ज्यादा आयोडीन मिल जाएगा कि साल भर उसकी पूर्ति तुम उसी एक दिन के खाने से कर सकते हो। तो विभिन्न त्योहारों को यदि हम याद करें तो अलग अलग अनाज की पूजा अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जो पैदा होता है, देखिए हमारे घर में नवा बनाया जाता है, जो पैदा होता है उसकी पहले हम पूजा करते हैं। तो हमें अनाज की विविधता पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर हम मिलेट्स को अपने जीवन में
स्थान देंगे, अपने रसोई की शोभा उससे बढ़ाएंगे। और अभी जो बुकलेट मुझे दी गई थी उसमें बहुत विविध प्रकार के व्यंजन लोगों ने बना करके सभी को जागरूक करने का प्रयास किया। सभी साधुवाद के पात्र हैं और इसमें जितने हमारे पुरुष भाई की जिम्मेदारी नहीं है उतनी हमारी महिला बहनों की जिम्मेदारी है कि किचन में मिलेट्स को स्थान दें, मोटे अनाज को खाना बच्चों को सिखाएं, बच्चों को पिज्जा और वेस्टर्न फूड से, प्रोसेस्ड फूड से, केन्ड फूड से दूर करने का प्रयास करें, तभी हमारा भारत स्वस्थ रह सकता है। चुनाव करने के लिए अपनी बहनों, अपने भाइयों से कहना चाहूँगी, मिलावट की भी दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसे भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे मिलावट की भी दुनिया मुझे दिखाई देती है तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य को बनाना है तो मिलावट से दूर रहना है, अपने आप को सचेत करना है। जितनी भी बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं कहना चाहूँगी कि आज इस भौतिकवादी युग में आगे बढ़ने की होड़ में किसी के पास समय नहीं है, न महिलाओं के पास है न पुरुष के पास है। जब हम किचन में जाते हैं, हम अरहर की दाल अगर खरीद कर लाए हैं तो हम क्या करते हैं, एक दो बार पानी से जल्दी जल्दी धुलते हैं और सोचते हैं कि हमारे घर के बच्चे कॉलेज जाने वाले हैं, स्कूल जाने वाले हैं, हमारे घर का मुखिया ऑफिस या किसान हमारे खेत में जाने वाले हैं, तो हम जल्दी खाना तैयार कर दें। हम अरहर की दाल को केवल 1 या 2 बार धोते हैं, बहुत गलत। तब तक आप धुलते रहिए जब तक कि उसका पानी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, बिल्कुल आपको दाल जब तक दिखाई ना देने लगे तब तक अरहर की दाल को धुलिए, अन्यथा आप एसिडिटी के मरीज होंगे, एसिडिटी के बाद गैस्ट्रिक के मरीज होंगे, गैस्ट्रिक की भी उपेक्षा आपने की तो आप अल्सर के मरीज होंगे, और अल्सर की भी उपेक्षा की तो कैंसर के मरीज होंगे। क्योंकि आज अनाजों में जिस तरह से मिलावट की जा रही है, जो अरहर की दाल है इसे पीले रंग से कलर कर दिया जाता है और वो मेटेलिक येलो कलर है, दैट इज नॉट एडेबल, दैट इज नॉट फिट फॉर अवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए फिट नहीं है। तो हमें कैसे बचना है, क्योंकि बेचने वाला पढ़ा लिखा नहीं है, बेचने वाला नहीं सोचता कि हम दाल को चमकदार बना दे रहे हैं, कलरफुल कर दे रहे हैं। वो सोचता है कि लोग आएंगे, चमकदार दाल हमारी देखेंगे, सब हमारी दाल खरीदेंगे, और होता भी यही है, जहाँ चमकदार दाल दिखाई दे रही है हम तुरंत खरीद लेते हैं। तो हमें चमकदार दाल से बचना है क्योंकि उसके ऊपर कलर मिला दिया गया है। और अगर ऐसी दाल आप खरीद कर लाते हैं तो घर में उसे धुलकर इतना साफ कर दीजिए कि वो पीला पानी निकल जाए। इसी तरह अगर आप सब्जी मंडी में जाइए, देखिए सब्जी मंडी में जितने लोग सब्जी बेचते हैं, अधिकतर लोगों के नाखून को आप चेक कीजिए तो आपको ग्रीन कलर दिख जाएगा। वहाँ सब्जियों को हरा रखने के लिए मेटेलिक ग्रीन कलर मिला दिया जाता है। सब्जी को भी हमें पहले पानी में भिगा देना चाहिए जब तक उसका कलर ना निकल जाए, या ऊपर की परत को निकाल के तब आप बनाइए, नहीं तो हमारे स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी तरह अरहर की दाल में खेसारी की दाल मिला दी जाती है। आप खेसारी समझते होंगे, अरहर की दाल में खेसारी उसी से मिलता जुलता अनाज है, बस थोड़ा सा उसके शेप में अंतर है और साइज थोड़ी छोटी होती है। हम बड़े शौक से अरहर की दाल खरीद के लाते हैं और उसमें मिली होती है खेसारी की दाल। ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि खेसारी की दाल खाने से 6 महीने तक पशुओं को खिलाया गया खेसारी की दाल, और वो उनके घुटने में प्रॉब्लम हो गई। आज देखिए घर घर में आपको घुटने की प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी। इसका एक फैक्टर खेसारी का भी दाल है। तो हमको ऐसी मिलावट से बचना है, और जब हम आप सभी जागरूक होंगे तभी हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकेंगे। भारत को हमें विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करना है, अपनी युवा पीढ़ी को जागरूक करना है कि मोटे अनाज को सर्वोपरि रखो। मोटा अनाज ही हमारे स्वास्थ्य का सूचक है। अगर हम अपने किचन में प्रतिदिन बदल बदल के मोटे अनाज का उपयोग करते हैं तो हम कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। डायबिटीज जैसा रोग,
हाई ब्लड प्रेशर जैसा रोग हमको नहीं होता है। मैं चूँकि इसके तत्व पर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अभी बहुत अच्छी तरह बताया है कि किसमें कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट, कितने परसेंट प्रोटीन, कितने परसेंट विटामिन और मिनरल होता है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, महिला यदि सजग हो गई, महिला ने अगर सोच लिया कि मेरे घर में मिलेट जरूर बनाया जाएगा, तो आपके घर में सभी लोग स्वस्थ होंगे। और जब एक परिवार स्वस्थ होने लगता है तो पूरा मोहल्ला स्वस्थ होता है, और जब मोहल्ला स्वस्थ होता है तो वो कस्बा स्वस्थ हो जाता है। जब कस्बा स्वस्थ हो जाएगा तो शहर, राज्य और राष्ट्र भी स्वस्थ हो जाएगा। और शुरुआत इसकी हमारी महिला बहनों को ही करना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी ही है। बार बार मैं यही कहूँगी, मिलेट्स का हमारे पोषण सिस्टम से बहुत गहरा संबंध है। आप हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जितनी भी खुदाई की गई, जो भी फॉसल फॉर्म में पाया गया, जो अवशेष पाए गए, तो मोटे अनाज सबसे पहले पाए गए। आज अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं चैलेंज करती हूँ, यहाँ से अगर आपको कह दिया जाए कि जाइए अयोध्या स्नान करके आइए, भगवान राम जी का दर्शन करके आइए, तो आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, आप मोटरसाइकिल, कार, बस में बैठ कर जाएंगे। जबकि आज के बस 60-70 साल पहले लोग सवेरे उठते थे 3-4 बजे और पैदल जाते थे और नहा के चले आते थे पूजा करके। आज आपकी शक्ति घट गई है। आज हम मानसिक रूप से जरूर बहुत विकसित हो गए हैं, ज़्यादा सोचने लगे, ज़्यादा पढ़ने लगे, और प्रौद्योगिकी के युग में, कंप्यूटर के युग में, मोबाइल चलाने में एक छोटा सा नर्सरी का बच्चा भी आपसे ज़्यादा जानने लगा है। तो हम मानसिक रूप से तो विकसित हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन शारीरिक रूप से हमारा ह्रास हो रहा है। तो अपने भोजन में सभी चीज़ों को शामिल कीजिए। एक बात इस मंच से और कहना चाहूँगी, मिलेट्स जरूर खाइए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से डॉक्टर्स कहते हैं कि घी बिल्कुल मत खाना, मोटे हो गए हो, फैट है, कोरोनरी ब्लॉकेज होगा, हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा, फैट ना खाना। लेकिन इस मंच से मैं कहना चाहूँगी, जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, उन्हें अपने आहार में चाहे आप आधा चम्मच घी खाएं, लेकिन ज़रूर खाएं, क्योंकि हमारे शरीर में फैट का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर हम फैट नहीं खाएंगे तो बुढ़ापे में बहुत जल्दी अल्जाइमर एक बीमारी होती है। हमारा ब्रेन की सेल्स कमज़ोर हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, हम भूल जाते हैं, अपने भाई बहनों को ही नहीं पहचान पाते हैं। अल्जाइमर से बचना है तो हमें पर डे शुद्ध, फिर वही मिलावट वाला नहीं। आज जितनी गाय नहीं है, जितने किलो दूध नहीं होता, उसको कई गुना हम मल्टीप्लाई कर दें तो उतनी मिठाइयाँ मार्केट में हमको दिखती हैं। और मैं सोच नहीं पाती हूँ कि इतना खोया कहाँ से आता है। जब गाय नहीं दिखती, इतना दूध नहीं दिखता, तो इतना खोया कहाँ से आता है? सब कुछ मिलावट है। तो मिलावट से बचिए, कर्मठी बनिए, कार्य कीजिए। अगर थोड़ी भी जमीन प्रभु ने आपको दे रखी है तो गौ पालिए, ऐसे पशुओं का पालन कीजिए जहाँ से आपको शुद्ध दूध मिल सकता है और एनिमल फैट को आप ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने के लिए आप सभी से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। हम सब जब मिलेंगे, हम सभी भारत के वासी हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा समृद्ध है, क्योंकि मैंने अपनी वाणी इसी बात से स्टार्ट किया था कि प्रकृति कहती है जहाँ ज़्यादा विविधता होती है, विविध प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होती है, वही क्षेत्र समृद्ध होता है। हमारे यहाँ हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमने भारत में जन्म लिया है। भारतवर्ष में जितने प्रकार का धर्म है, जाति है, भाषा है, बोली है, मिट्टी है,
जलवायु है, अनाज है, जितने भी प्रकार का दलहन है, किसी भी कंट्री में इतनी विविधता नहीं है। तो ऊपर वाले ने हम पर कृपा किया है कि हमें भारत में भेजा है, तो हम भारत को आगे बढ़ाने के लिए सदैव सकारात्मक प्रयास करेंगे। अपनी वाणी को विराम देने के पहले कहना चाहूँगी, words are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. सघन वन और अंधेरी मूक निमंत्रण चलना है, अभी और विश्राम कहाँ, हमें आपको सभी को बहुत दूर तक चलना है, बहुत दूर तक चलना है। धन्यवाद। तो मैम, इतनी अच्छी, इतनी मोटिवेशनल स्पीच के लिए आपको बहुत बहुत आभार। अब मैं आदरणीय उप कृषि निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि सर कृपया आज के आयोजन के विषय में तथा हमारे एसडीओ साहब, मुख्य शिक्षा अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राम सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी प्रगतिशील किसान, हॉल में उपस्थित हमारे सभी प्रगतिशील किसान, सभी हमारे महिला बंधु हैं, प्रेस एवं मीडिया के साथी, सभी को हम आज के इस कार्यशाला के द्वितीय दिवस में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज निश्चित रूप से यह मिलेट्स की जो कार्यशाला इस वर्ष शुरू हुई है, अपने आप में यह एक नई शुरुआत है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया है। निश्चित रूप से यदि यह वर्ष मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो यह काफ़ी मंथन के बाद घोषित किया गया है और इसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य जरूर है। आज हम देख रहे हैं कि हम कुछ ही फसलों तक सिमट कर रह गए हैं। जैसे जनपद गोंडा की हम बात करें तो बस धान, गेहूँ और गन्ना तक ही हम सिमट के रह गए हैं। और ये तीनों फसलें ऐसी है जिसमें सबसे अधिक लागत है, सबसे ज़्यादा उर्वरक हम डालते हैं, सबसे अधिक कीटनाशक डालते हैं और सबसे अधिक सिंचाई जल और भूमिगत जल का प्रयोग इन्हीं तीनों फसलों के द्वारा किया जाता है। अभी भी हमारा कृषि क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे सबसे अधिक जल का दोहन होता है और इस जल का जो दोहन होता है, इस तीन ये जो फसलें हैं, इन्हीं का योगदान, इन्हीं का रोल सबसे अधिक है। धान, गेहूँ और गन्ना सबसे अधिक जल को अवशोषित करते हैं। तो